बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नेक्स्ट जो है वो है एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट जो है ये आपके कीवर्ड्स हैं और ये हम लोग सब क्यूरीज के साथ यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि एग्जिस्ट जो और नॉट एग्जिस्ट जो है ये आपको सिंपल क्या रिटर्न कर रहा है, या ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर रहा है या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि ट्रू कब होगा, जब कोई भी सब क्यूरी की एक या एक से ज्यादा रोज एग्जिस्ट करे तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और फॉल्स इफ सब क्यूरी रिटर्न्स एन एम्प्टी रिजल्ट टेबल। और लास्ट में आपको बताया गया है कि नॉट एग्जिस्ट जो है इज ऑपोजिट ऑफ एग्जिस्ट। ठीक है, further you can see that as not exist check only for existence or non-existence of rows in subquery result table. Subquery can contain any number of columns. ठीक है, कॉमन फॉर सब क्यूरी फॉलोइंग नॉट एग्जिस्ट टू बी ऑफ फॉर्म। तो इसकी फॉर्म जो होगी वो आप देख सकते हैं कि हम इस तरह इसे लिखेंगे सिलेक्ट स्टैरिक, और आगे जो आप कंडीशन देना चाह रहे हैं, जो आप यूज करना चाह रहे हैं वो इसके साथ आएगा। ठीक है, यानी आगे इसके साथ क्या आ जाएगी, आपकी सब क्यूरी आ जाएगी। जी तो अब आप लोग एग्जांपल 5.31 को देखें। इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड ऑल स्टाफ हु वर्क इन अ लंदन ब्रांच। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, एग्जिस्ट विल आइदर रिटर्न ट्रू और फॉल्स। मींस ट्रू वाली रोज जो है वो आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट के साथ ये चार एट्रीब्यूट्स ले लिए फ्रॉम स्टाफ रिलेशन। ठीक है, एस एलियस यूज किया है, वेयर कंडीशन के साथ आप एग्जिस्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था एग्जिस्ट कीवर्ड के साथ हम लोग सब क्यूरी यूज करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमने पीछे पढ़ा था कि हम लोग सिलेक्ट स्टैरिक, ठीक है, और उसके साथ हमने क्या दे दिया अब यहाँ पे, फ्रॉम ब्रांच रिलेशन ब्रांच बी। वेयर कंडीशन लगाई है जिसमें हमने कहा है एस डॉट ब्रांच नंबर इक्वल्स टू बी डॉट ब्रांच नंबर एंड सिटी इक्वल्स टू लंदन। यानी हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है कि हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि स्टाफ रिलेशन के अंदर और ब्रांच रिलेशन के अंदर ब्रांच नंबर दोनों के सेम होने चाहिए एंड और वो उनका जो सिटी है वो क्या होना चाहिए, लंदन। तो जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो इसमें एग्जिस्ट क्यूरी के अगेंस्ट आपको रिटर्न क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, तो आए इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी तो जब हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है तो ये जो आपका रिजल्टेंट टेबल आपके सामने शो हो रहा है, इसमें आपको जस्ट टू टपल्स शो हो रही हैं। ठीक है, स्टाफ नंबर SL21 और स्टाफ नंबर SL41। ठीक है, और ये इन दोनों के क्या थे, दोनों की जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, हमने ये कहा था कि इन दोनों का ब्रांच नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और हमने कहा था कि ये इनकी पोजीशन जो भी हो, ये वर्क कहाँ पे करना चाहिए, मतलब कौन से सिटी में होने चाहिए, ये किस सिटी से बिलोंग करें ये स्टाफ, वो था लंदन। तो ये दोनों वो स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है, SL21 और SL41, जो आपकी सिटी लंदन से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्यूरी यूजिंग एग्जिस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी तमाम रोज जो हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखें, नोट सर्च कंडीशन एस डॉट ब्रांच नंबर इक्वल टू बी डॉट ब्रांच नंबर इज नेसेसरी टू कंसीडर करेक्ट ब्रांच रिकॉर्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ स्टाफ। ओके, second point is if omitted would get all staff records listed out because sub query। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे सब क्यूरी क्या दी है, select static from branch where city equals to London, और it would always be true and query would be। अब आप देखें ये वही क्यूरी है जो हमने पीछे की थी, और अगर हमारी ये जो सब क्यूरी थी अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी तो हमने पढ़ा था कि एग्जिस्ट आपको क्या रिटर्न करती है, या ट्रू या फॉल्स। तो आप अगर इस क्यूरी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो वेयर के बाद जो सब क्यूरी उसने एग्जीक्यूट किया तो उसने क्या रिटर्न किया, आपको यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, इस स्लाइड में आपको ये बताया जा रहा है कि हम इस क्यूरी को हम सिंपली ज्वाइन के थ्रू भी लिख सकते हैं। अब हम चाहे ज्वाइन के साथ इसे लिखें या एग्जिस्ट के साथ लिखें, दोनों केसेस में आपके रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो आप देखें ज्वाइन की कंडीशन हमने कहाँ यूज किया है, ये वेयर क्लास के बाद हमने ये ज्वाइन की कंडीशन लगाई है एंड यहाँ पे यूज किया है सिटी इक्वल्स टू लंदन कर दिया। ठीक है, वहां पे हमने सब क्यूरी बनाई थी और यहाँ पे हमने
ज्वाइन कंडीशन लगा के इसको एग्जीक्यूट करवाया। तो दोनों केसेस में आपके रिजल्ट्स क्या है, वो सेम आएंगे। जी, जो नेक्स्ट है वो है यूनियन, इंटरसेक्ट एंड डिफरेंस। तो हम लोग ऑलरेडी रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि यूनियन कैसे परफॉर्म करते हैं, इंटरसेक्ट कैसे परफॉर्म करते हैं और डिफरेंस। तो जस्ट हम लोग इसका ज़रा एक रिकैप देख लेते हैं। यूनियन में क्या होता है कि आपके दो टेबल हैं और दोनों टेबल में से वो तमाम वैल्यूज को ले लेगा, ठीक है। जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उसको वो क्या कर देगा, एलिमिनेट, यानी उनको फर्स्ट टाइम एक ही लेगा। यानी आपकी अगर सपोज सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं और सेट बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो वो सिंपल जो आपका यूनियन का रिजल्ट आएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। वो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 को रिपीट नहीं करेगा, एक ही दफा लेगा। इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, इंटरसेक्शन के केस में जो आपके कॉमन वैल्यूज होंगी वो ले लेगा, ठीक है। और डिफरेंस के केस में क्या है, सपोज आपके पास दो सेट हैं, एक ए और एक बी। तो हम यहाँ पे रिलेशंस की बात कर रहे हैं। सपोज हम कहते हैं एक रिलेशन ए और एक रिलेशन बी। तो डिफरेंस के केस में क्या होगा, जो रिलेशन ए के अंदर वैल्यूज हैं वो जस्ट उन्हें लेगा और रिलेशन बी वाली वैल्यूज को वो क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। और लास्ट में एक पॉइंट बताया गया वो ये है कि टू टेबल्स मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि यूनियन कंपैटिबल किसे कहते हैं। यूनियन कंपैटिबल उसे कहते हैं कि अगर आप दो टेबल्स यूज कर रहे हैं तो दोनों टेबल्स के जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम होने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन कंपैटिबल। जी, तो फर्स्ट स्टेप में ये बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट में रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर हम लोग यूनियन, इंटरसेक्ट एंड सेट डिफरेंस का वर्ड यूज करते थे, लेकिन आईएसओ स्टैंडर्ड में हम लोग इसे सेट डिफरेंस की बजाय हम लोग इसे एक्सेप्ट यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मेट देखें, यानी हमने ये सेट ऑपरेटर क्लॉज यूज कैसे करने हैं, तो सबसे पहले ऑपरेटर, उसके बाद आपका ब्रेसिस के अंदर ऑल, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर बिग ब्रैकेट के बाद बाय, फिर करली ब्रेसिस कॉलम 1, फिर ये आपकी ऑप्शनल चीजें आ रही हैं और इस तरह ये सारी ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है उसको आप देखें, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग बाय स्पेसिफाइड सेट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द नेम्ड कॉलम, ठीक है। कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग बाय यूज करेंगे तो सेट ऑपरेशन जो आपका परफॉर्म होगा वो किसके ऊपर होगा, कॉलम नेम्स के ऊपर, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग यूज करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, बट नॉट बाय क्लास, लेकिन यहाँ पे हमने बाय क्लास यूज नहीं किया, तो आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सिर्फ कॉमन कॉलम्स के ऊपर परफॉर्म होगा, ठीक है। जो आपके कॉलम कॉमन होंगे उनके ऊपर होगा। इफ ऑल स्पेसिफाइड रिजल्ट कैन इंक्लूड डुप्लीकेट रोज, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया था डिस्टिंक्ट और ऑल, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि जब हम ऑल यूज करेंगे तो उसमें हमारी डुप्लीकेट टपल्स भी शो होंगी, इंक्लूड होंगी। जी, तो आप लोग इस डायग्राम को देखें, ये वही डायग्राम है जो ऑलरेडी मैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इन डायग्राम के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूनियन का ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म हो रहा है, इंटरसेक्शन का किस तरह हो रहा है और सेट डिफरेंस का। यहाँ पे एक्सेप्ट का वर्ड यूज हो रहा है, तो एक्सेप्ट का ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म हो रहा है। जी, और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 5.32 and statement is list all cities where there is either a branch office or a property। तो मैंने आप लोगों के बताया कि सबसे पहले कोई भी आपको प्रॉब्लम दी जाए तो सबसे मेन चीज जो है वो है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। तो देखें, आप जैसे ही स्टेटमेंट को पढ़े ना तो आपको एक चीज क्लियर हो रही है, ठीक है, कि यहाँ पे यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कह रही है, देयर इज आइदर अ ब्रांच ऑफिस और अ प्रॉपर्टी। तो और का भी वर्ड यूज हो गया, तो और का मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है। तो अब आप देखें, हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, हम लोग सिलेक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच वेयर सिटी इज नॉट नल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि सिटी इज नॉट नल, इसको हमने पैरेंथेसिस में ले लिया। फिर हमने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ पे, और हमने दूसरा टेबल ले लिया है, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट वेयर सिटी इज नॉट नल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट लिया है वो सिटी का लिया है, एक ब्रांच रिलेशन से और दूसरा प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन से। इन दोनों को हमने पैरेंथेसिस में ले लिया, देखें, यूनियन के बाद भी पैरेंथेसिस में और यूनियन से पहले भी, और बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दैट इज यूनियन। जी, तो इस क्यूरी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं,
लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा हमने यहाँ पे किया था सिलेक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टैरिक यूज कर रहे हैं। अब चेंजिंग कहाँ पे आई है, यहाँ पे देखें, वहां पे लास्ट स्लाइड में हमने सिंपल यूनियन यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग बाय यूज कर लिया है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग बाय आगे हमने क्या एट्रीब्यूट नेम दे दिया। तो इसका क्या मतलब है, हमने पढ़ा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग बाय जब आप यूज करते हैं तो जो आपका सेट ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो नेम्ड कॉलम के ऊपर होता है। तो अब आपका नेम कॉलम क्या है, यहाँ पे सिटी। तो जब आपका यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपके रिजल्टेंट टेबल में जो सिर्फ एट्रीब्यूट है वो कौन सा शो होगा, सिटी, और उसके अगेंस्ट जो आपके सिटीज हैं वो शो होंगे। तो अभी हम लोग रिजल्ट के थ्रू इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं जी। तो अब आप देखें, हम उन दोनों क्यूरीज को एग्जीक्यूट करें कॉरेस्पॉन्डिंग बाय सिटी के थ्रू, या हम लोग सिंपल जो यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया था और ऊपर हमने सिलेक्ट सिटी एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिया था। तो दोनों क्यूरीज को जब आप यूज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो रिजल्ट आपके पास सेम आएंगे। ठीक है, तो अब देखें आपके पास जस्ट सिटी का एट्रीब्यूट शो हो रहा है और उस सिटी के अगेंस्ट आपको 4 टपल्स शो हो रही हैं जिसमें डिफरेंट सिटी नेम्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है एग्जांपल 5.33 और उसकी स्टेटमेंट है लिस्ट ऑल सिटीज वेयर देयर इज अ बोथ अ ब्रांच ऑफिस एंड अ प्रॉपर्टी। तो देखें हमें स्टेटमेंट से एक चीज आइडेंटिफाई हो गई है कि बोथ का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है, इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट के अंदर क्या होगा कि आपकी वो चीजें आ जाएंगी जो दोनों रिलेशंस के अंदर सेम होंगी, कॉमन होंगी। तो क्यूरी को अगर आप देखें तो सेम वही क्यूरी है जो हमने यूनियन के थ्रू यूज की थी, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच इंटरसेक्ट सिलेक्ट सिटी फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोग इसकी अल्टरनेट इसकी क्यूरी लिखना चाहें जिस तरह हम लोग ने यूनियन के केस में की थी, तो उसमें क्या होगा, हम लोग सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ब्रांच कर लेंगे, इंटरसेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग बाय, और एट्रीब्यूट नेम हमारा क्या आएगा, सिटी। ठीक है, और सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट आ जाएगा। तो वो भी नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने की हुई है, आप लोगों को मैं एक दफ़ा दिखा दे जी। तो आप लोग देखें इस स्लाइड के अंदर हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया है, इंटरसेक्ट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बाय। कॉरेस्पॉन्डिंग बाय के साथ हमेशा हम कॉलम नेम देते हैं, कॉलम नेम इज सिटी। तो इस केस में जस्ट आपका सिटी वाला कॉलम जो है, सिटी वाला एट्रीब्यूट है, उसको रिजल्टेंट टेबल के अंदर शो करवाएगा। और कौन से सिटीज शो होंगे, जो दोनों रिलेशंस के अंदर सेम है, कॉमन है। तो देखें यूनियन के केस में आपको 4 टपल्स शो हो रही थी, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में आपको यहाँ पे 3 टपल्स शो हो रही हैं, अबरडीन, ग्लासगो एंड लंदन। जी, इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में हमने इसको 2 तरीकों से सॉल्व किया है। हम लोग इसे यूजिंग जॉइन कंस्ट्रक्ट या एग्जिस्ट के थ्रू भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग इसे इंटरसेक्ट ऑपरेशन के थ्रू भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखें यहाँ पे क्या किया, हमने जॉइन के थ्रू किया है, और इस यहाँ पे हमने क्या है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर लिया। ठीक है, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि आपकी जो डुप्लीकेट रोज हैं वो शो नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें हमने सिंपल वेयर के साथ कंडीशन लगा दी है, और यहाँ पे हम लोग दोबारा क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी और ब्रांच रिलेशन से ले रहे हैं फ्रॉम ब्रांच टेबल, वेयर एग्जिस्ट का कीवर्ड यूज किया, और एग्जिस्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सब क्यूरी। तो सब क्यूरी के अंदर आपने ये लिख दिया। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सब क्यूरी के अंदर आप सिलेक्ट स्टैरिक करते हैं और उसके बाद टेबल नेम देते हैं और वेयर की कंडीशन लगाते हैं, वेयर क्लास। तो वेयर क्लास में हमने कंडीशन लगा दी है बी सिटी इक्वल्स टू पी सिटी। ठीक है, हाँ जी, इस एग्जांपल में देखें तो स्टेटमेंट क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल सिटीज वेयर दिस अ ब्रांच ऑफिस बट नो प्रॉपर्टीज। यानी यहाँ पे हम लोग सिर्फ ब्रांच ऑफिस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो नहीं करवाना चाहते। तो फर्स्ट क्यूरी आप देखें, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच, एक्सेप्ट हमने यूज किया, यानी यहाँ पे ये सेट डिफरेंस की बात हो रही है कि हमें सिर्फ ब्रांच ऑफिस चाहिए, हमें प्रॉपर्टीज फॉर रेंट रिलेशन में से प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो एक्सेप्ट के बाद आपने जो टेबल यूज की है वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट की है। और हम लोग इसे यूं भी कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ब्रांच एक्सेप्ट कॉरेस्पॉन्डिंग बाय सिटी, कि हमें सिर्फ सिटी वाले एट्रीब्यूट चाहिए, किसके, ब्रांच में से चाहिए। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट, लेकिन प्रॉपर्टी फॉर रेंट में से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए।
जी, तो आप इस आउटपुट को देखें तो आउटपुट में सिटी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट सिर्फ सिटी नेम ब्रिस्टल आ रहा है, ठीक है। ये ब्रिस्टल वो सिटी नेम है जो आपके ब्रांच ऑफिस में तो है, ठीक है, लेकिन आपके प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन के अंदर ये सिटी इंक्लूड नहीं है। जी, एग्जांपल 5.34 को देखें तो इसमें हम लोग जो इस क्यूरी को रिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, हम इसे यूजिंग नॉट इन और नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं। तो पहली क्यूरी में देखें हमने यहाँ पे वेयर सिटी नॉट इन कर दी है, ठीक है, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ठीक है। और दूसरे केस में हमने क्या कर दिया, वेयर नॉट एग्जिस्ट, और उसके साथ क्या ले लिया, सब क्यूरी। यानी अल्टरनेट वेज हैं, आप ये वाली क्यूरी भी यूज कर सकते हैं और आप ये वाली क्यूरी भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट केस में नॉट इन यूज हो रहा है, ठीक है, और सेकंड केस में नॉट एग्जिस्ट यूज हो रहा है। तो दोनों केसेस में आपके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आएंगे। जी, नेक्स्ट इज डेटाबेस अपडेट्स। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि एसक्यूएल जो है वो आपकी कंप्लीट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस में, ठीक है, एज वेल एज क्यूरिंग द डेटाबेस, और इसके अंदर आप क्यूरी के थ्रू भी डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, द कमांड्स फॉर मॉडिफाइंग द डेटाबेस आर नॉट एज कम्प्लेक्स एज द सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कि कमांड्स आपकी इतनी कम्प्लेक्स नहीं है जिस तरह आप सिलेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो 3 आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं दैट आर अवेलेबल टू मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ द टेबल्स इन द डेटाबेस। यानी इन 3 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के थ्रू आप जो डेटाबेस के टेबल्स हैं उनके कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, एंड दीज आर इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। इनकी आगे फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। इंसर्ट के थ्रू आप न्यू रोज ऐड कर रहे हैं, अपडेट के थ्रू आप एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, और डिलीट के थ्रू आप रोज को रिमूव करवा रहे हैं टेबल में से। जी, फर्स्ट वन इज इंसर्ट, यानी हम लोग यहाँ पे सिंपल सिंगल रो को इंसर्ट करवा रहे हैं, तो उसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं। उसका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और यहाँ पे आपने कॉलम लिस्ट मींस टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो देने हैं। उसके बाद आपने वैल्यूज का कीवर्ड यूज करना है, और डेटा वैल्यू लिस्ट, यानी जो कॉलम लिस्ट में जो एट्रीब्यूट्स आपने दिए हैं वही उनके अगेंस्ट यहाँ पे वैल्यू देनी है, और जो ऑर्डर कॉलम लिस्ट में है वही ऑर्डर आपने वैल्यूज में देना है। आप यहाँ पे ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम नेम आईडी दे रहा हूँ और दूसरा नेम दे रहा हूँ, तो यहाँ पे भी वैल्यूज में फर्स्ट मैं आईडी ही दूंगा और फिर नेम दूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि फर्स्ट पे मैं नेम दे दूं और सेकंड पे आईडी दे दूं, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कॉलम लिस्ट में आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं तो आपने उसको कॉमा के थ्रू सेपरेट करना है, ठीक है। द कॉलम लिस्ट इज ऑप्शनल इफ ओमिटेड, एसक्यूएल एज्यूम्स अ लिस्ट ऑफ ऑल कॉलम्स इन देयर ओरिजिनल क्रिएट टेबल ऑर्डर, ठीक है। अगर आप कोई ऑर्डर यूज नहीं कर रहे तो एसक्यूएल खुद से कॉलम लिस्ट का ऑर्डर बना लेगा। जी, तो नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे एक चीज, डेटा वैल्यू लिस्ट मस्ट मैच द कॉलम लिस्ट एज फॉलोज। इसमें पहला पॉइंट जो है उसमें ये बताया गया है कि आपके नंबर ऑफ आइटम्स ईच लिस्ट मस्ट बी द सेम, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट कोरिस्पॉन्डेंस इन द पोजीशन ऑफ आइटम्स इन द टू लिस्ट, द फर्स्ट आइटम इन अ डेटा वैल्यू लिस्ट अप्लाइज टू द फर्स्ट आइटम एंड सो ऑन। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि जो कॉलम नेम पहले आपने दिया है वैल्यू लिस्ट में भी आपने वही उसकी वैल्यू देनी है, ठीक है। आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। लास्ट में क्या बताया गया है, द डेटा टाइप ऑफ ईच आइटम इन डेटा वैल्यू लिस्ट मस्ट बी कंपैटिबल विद द डेटा टाइप ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी इनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हैं तो वैल्यू लिस्ट में भी आपने इंटीजर वैल्यू देनी है, ठीक है। अगर आप वार कार यूज कर रहे हैं तो वैल्यू लिस्ट में भी उसके अगेंस्ट वार कार आपने कोई वैल्यू एंटर करनी है। जी, तो हम अब इंसर्शन को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है इंसर्ट अ न्यू रो इनटू स्टाफ टेबल सप्लाइंग डेटा फॉर ऑल कॉलम्स, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया है, इंसर्ट इनटू स्टाफ वैल्यूज। अब ये वैल्यूज जो हम दे रहे हैं ये स्टाफ रिलेशन के अंदर जो हमने कॉलम्स जो एट्रीब्यूट्स दिए हैं उनके अगेंस्ट हम वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है।
हाँ जी, इस केस में देखें तो हमने स्टाफ रिलेशन के साथ उसके कॉलम्स दे दिए हैं और कॉलम्स के अगेंस्ट उनकी वैल्यू सेट करी। अब आप देख लें यहाँ पे ऑर्डर वही है, स्टाफ नंबर है तो स्टाफ नंबर दिया है, फर्स्ट नेम था तो नेम दिया है, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, पोजीशन के अगेंस्ट उसकी पोजीशन, सैलरी के अगेंस्ट सैलरी और ब्रांच नंबर के अगेंस्ट ब्रांच नंबर। ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है कि आप इंसर्ट इनटू स्टाफ वैल्यूज दे दें। ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी वो हैं जो आपने ऊपर कॉलम्स में कॉलम नेम्स में बताई और उनके अगेंस्ट आप वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है। और अगर आप कोई चीज बीच में स्किप कर जाते हैं तो वहां पे आपकी जो वैल्यू है वो क्या सेट कर दी जाएगी, नल। ठीक है। किसी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट अगर आप कुछ भी इंटर नहीं करते तो वहां पे क्या सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इस स्लाइड में ये बताया जा रहा है कि आप इंसर्ट के थ्रू मल्टीपल रोज भी जो है वो आप एक टेबल से दूसरे टेबल्स के अंदर कॉपी करवा सकते हैं। और उसका सिंटेक्स आपके सामने, इंसर्ट इनटू ये टेबल नेम कॉलम लिस्ट आ जाएगी, सिलेक्ट, और फिर आपने वही आगे चीज़ें कर देनी है जो पीछे हम करते आ रहे हैं। उसमें आप स्पेसिफाई कर देंगे कि आपने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लेने हैं, किस रिलेशन से लेने हैं। तो इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है। इस एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले हमने इंसर्ट इनटू स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट रिलेशन ले लिया जिसके अंदर हमने सब क्यूरी डिफाइन कर दी है। और इसमें देखें हमने सिलेक्ट ये एट्रीब्यूट ले लिए हैं, काउंट यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन काउंट यूज कर लिया है, फ्रॉम स्टाफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन वेयर की कंडीशन लगाई है, ग्रुप बाय यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद हमने यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है और नीचे हमने फिर इनर सेलेक्ट सब क्यूरी यूज कर लिया और सब क्यूरी के अंदर हम लोग ये सारी चीजें स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, if second part of union is omitted, second part of union is omitted, it exclude those staff who currently do not manage any properties। ठीक है। तो ये कौन से स्टाफ को एक्सक्लूड कर देगा, करंटली जो कोई भी प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर रहे। तो आए हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। जी, तो अभी आप रिजल्टेंट टेबल देखें तो आपका स्टाफ नंबर SL21 और स्टाफ नंबर आपका जो SG5 है ये वो स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी भी मैनेज या हैंडल नहीं की। ठीक है। तो इसके अगेंस्ट आप देखें आपको रिजल्ट में क्या शो हो रहा है, 0। और बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं इसने 1 प्रॉपर्टी मैनेज की है, SG37 ने 2 प्रॉपर्टीज को मैनेज की है और इसी तरह SA9 और SL41 ने भी एक प्रॉपर्टी को मैनेज की है। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो हमारा अपडेट है। अपडेट स्टेटमेंट क्या करती है, इट अलाउज द कंटेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग रोज इन अ नेम टेबल टू बी चेंज। ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट्स चेंज कर रहे हैं अपडेट कमांड के थ्रू। अगर आप इसके फॉर्मेट को देखें तो फॉर्मेट है अपडेट टेबल नेम देन सेट कीवर्ड कॉलम नेम इक्वल्स टू डेटा वैल्यू 1, उसमें आप ये वैल्यूज दे रहे हैं, वेयर सर्च कंडीशन के साथ आ रही है आपकी। ठीक है। इसमें जो आपका सेट क्लास है, ठीक है, सेट क्लास स्पेसिफाई कर रहा है द नेम्स ऑफ वन और मोर कॉलम्स, द नेम ऑफ वन और मोर कॉलम्स दैट आर टू बी अपडेटेड। ठीक है, जो आप अपडेट करने जा रहे हैं। जी, हम लोग अब अपडेट कमांड को क्यूरीज के थ्रू देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है गिव ऑल स्टाफ अ 3% पे इंक्रीज। ठीक है। तो हमने कमांड अपडेट यूज की, यहाँ पे स्टाफ की बात हो रही है इसलिए हमने स्टाफ रिलेशन ले लिया है। और सेट हमने क्या की है, सैलरी है ना, पे इंक्रीज का मतलब है आप सैलरी की बात कर रहे हैं, 3% सैलरी इंक्रीज। तो सैलरी इक्वल्स टू सैलरी स्टैरिक 1.03। जब आप ये करेंगे तो आपको बता देगा कि 3% सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है। इसी तरह आप सेकंड स्टेटमेंट देखें गिव ऑल मैनेजर्स आ 5% पे इंक्रीज। तो अपडेट स्टाफ सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी स्टैरिक 1.05। ठीक है। वहां पे पूरे स्टाफ की बात हो रही थी और यहाँ पे मैनेजर्स की बात हो रही है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा दी और वहां पे बता दिया पोजीशन इक्वल्स टू मैनेजर। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपडेट की है। इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रमोट डेविड फोर्ड जो है उसका स्टाफ नंबर ये है, उसको मैनेजर कर दें एंड चेंज हिज सैलरी टू 18,000 पाउंड। तो हमने क्या किया है, सेट पोजीशन इक्वल्स टू मैनेजर, सैलरी इक्वल्स टू 18,000,
वेयर की कंडीशन, आपकी कंडीशन क्या थी, स्टाफ नंबर इक्वल टू SG14, तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है जी। नेक्स्ट हमारी डिलीट स्टेटमेंट है। डिलीट स्टेटमेंट क्या करती है, अलाउज रोज टू बी डिलीटेड फ्रॉम अ नेम टेबल, और इसका फॉर्मेट क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और वेयर के साथ आप क्या देते हैं, सर्च कंडीशन। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता जाऊं, जो आपकी डिलीट स्टेटमेंट है, दिस डज नॉट डिलीट द टेबल इटसेल्फ, टू डिलीट द टेबल कंटेंट्स एंड द टेबल डेफिनेशन द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट मस्ट बी यूज इंस्टेड। ओके जी, अब हम लोग डिलीट स्टेटमेंट को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। डिलीट ऑल विंग दैट रिलेट टू प्रॉपर्टी PG4, तो सिंपल आपने डिलीट स्टेटमेंट यूज की फ्रॉम विंग रिलेशन वेयर प्रॉपर्टी नंबर इक्वल्स टू PG4, आपकी कंडीशन ऊपर गिवन थी, PG4 को हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द व्यूइंग टेबल, तो सिंपल आपने क्या करना है, डिलीट फ्रॉम व्यूइंग। उम्मीद है आपका आज का जो लेक्चर है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हमने जितनी चीज़ें कवर की हैं उससे रिलेटेड खुद से क्यूरीज आप बनाएं, खुद से स्टेटमेंट्स बनाएं और उनको एग्जीक्यूट करके देखें। और अगर आपको कोई इशू आता है फर्दर तो आप मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। बुक को कंसर्न करें, बुक की एग्जांपल्स को देखें। इसी तरह आपको खुद से कोई अगर केस स्टडी आप बनाते हैं, केस स्टडीज़ के अंदर आप रिलेशंस टेबल्स बना के उनके ऊपर ये क्यूरी एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप देखें कि वाकई आपके जो रिजल्ट हैं वो सही प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। फर्दर कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम। सब लोग अपना ख्याल रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।